नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बंटवारे का जिन्न सामने प्रकट हो गया और इसीलिए आज हम पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी कार्यक्रम में इस मुद्दे पर खास तौर पर आपकी तवज्जो चाहेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे निर्णायक और शायद सबसे जटिल राज्य। एक ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या पाकिस्तान जितनी है और जिसकी लोकसभा सीटें गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक के योग से भी ज्यादा। लेकिन अब यह विशालता, यही ताकत केंद्र की नजरों में एक असंतुलन बनती है और इसी असंतुलन को संतुलित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात, इसके पीछे सवाल है। सवाल क्या यूपी बंटेगा? और एक सवाल ये भी, क्या इससे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं की ताकत सीमित हो जाएगी? और क्या उन्हें सीमित करने के लिए ही इस बंटवारे के जिन्न को एक बार फिर जगाया? इतिहास गवाह है कि 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस सरकार ने बिहार से झारखंड, एमपी से छत्तीसगढ़ और यूपी से उत्तराखंड राज्य, तब एक संदेश दिया गया कि छोटे राज्य बेहतर शासन। उस समय भी पूर्वांचल और बुंदेलखंड को लेकर अलग अलग राज्य बनाए जाने की मांगी उठी, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसे रोक दिया। अब 2 दशकों बाद एक बार फिर उसी विचार को पुनर्जीवित किया जा रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ प्रशासनिक वजहों से नहीं बल्कि इसके राजनीतिक कारण, और इस बार राजनीतिक समीकरणों के लिए सर्जरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ यानी पाकिस्तान के बराबर, ब्राजील और रूस से कहीं ज्यादा, 403 विधानसभा सीटों और 80 लोकसभा सीटें यानी भारत की सत्ता की चाबी सिर्फ एक राज्य के पास, और वो राज्य उत्तर प्रदेश। इतना वजन लोकतंत्र में सवाल खड़े करता है कि क्या कोई एक राज्य इतने बड़े देश की दिशा तय कर सकता है? और जब वही राज्य 2 बड़े क्षेत्रीय नेताओं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का गढ़ बन जाए तो फिर राष्ट्रीय राजनीति को संतुलन में लाने के लिए नए नक्शे तैयार किए जाने, और शायद यही सब कुछ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को 4 बड़े हिस्सों में बांटने की रणनीति, और अब धीरे धीरे एक नीति का ये स्वरूप लेती जा रही है। पूर्वांचल राज्य, इसमें गोरखपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती जैसे जिले मिलाकर के पूर्वांचल राज्य बनाया जा सकता है, जिसकी राजधानी संभवतः गोरखपुर। यह इलाका योगी आदित्यनाथ का मजबूत गढ़ है। गोरखनाथ मठ से लेकर मुख्यमंत्री पद तक योगी की पूरी राजनीतिक यात्रा इसी क्षेत्र में रची है। अगर यूपी बढ़ता है तो योगी उत्तर प्रदेश के सीएम से घटकर पूर्वांचल के नेता बन सकते हैं। और वही अवध राज्य, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद जैसे जिले, यानी कमोबेश अगर आप कहें तो अखिलेश यादव। लखनऊ उनकी पार्टी की ताकत का केंद्र है। यदि अवध एक अलग राज्य बनता है तो अखिलेश यादव की राजनीति भी एक क्षेत्र तक सीमित रह सकती है। यूपी के पूरे सत्ता संतुलन को प्रभावित करने वाला चेहरा केवल अवध के नेता के रूप में सीमित किया जा सकता है, ऐसा है क्या? हरित प्रदेश, तीसरा मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद, जहां बीजेपी, आरएलडी और पश्चिम में किसान राजनीति की टकरार। यहां की राजनीति पूरी तरीके से जाट, मुस्लिम और शहरी मध्यम वर्ग मतदाताओं में। नोएडा और मेरठ जैसे विकसित क्षेत्र इस राज्य की आर्थिक रीढ़ हो, लेकिन यहां कोई भी बड़ा राजनीतिक चेहरा यानी केंद्र के लिए इस पूरे इकोनॉमिक जोन का नियंत्रण करना आसान है। एक बुंदेलखंड का इलाका भी है, झांसी, महोबा, बांदा जैसे जिले और मध्य प्रदेश से कुछ सीमावर्ती हिस्से जो दशकों से विकास से उपेक्षित है। ये क्षेत्र एक नया राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में सामने आ सकता है, जहां नया नेतृत्व भी खड़ा किया जा सकता है, यानी हर राज्य एक नया राज्य, एक नया नेता। पुराने दिग्गजों को सीमित करने का टूल है क्या ये विभाजन? इसमें 2 चीजें और जोड़नी बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में वाराणसी का शहर भी आता है, गोरखपुर का इलाका तो यही है, साथ ही साथ प्रयागराज और दूसरा महत्वपूर्ण शहर है वाराणसी, यानी आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर मंडल, प्रयागराज मंडल, ये तमाम सारे मंडल हैं। इनमें भी काटछांट होगी और कई सारे जिले, यानी करीब 24 लोकसभा और 120 के आसपास विधानसभा क्षेत्र पूर्वांचल के अंदर आ सकते हैं। और जब हम अवध की बात करते हैं तो अवध के क्षेत्र में लखनऊ के अलावा देवी पाटन का हिस्सा, सुल्तानपुर के आसपास का हिस्सा, अमेठी, रायबरेली का हिस्सा,
कानपुर का हिस्सा, कानपुर बड़ा शहर है, कानपुर का हिस्सा, इटावा मैनपुरी का इलाका, कन्नौज बदायूं का इलाका, इस इलाके के भी आसपास के क्षेत्र अवध के क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं। और हरित प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो फिर आगरा से लेकर के और फिर सहारनपुर तक का पूरा इलाका, इसमें नोएडा, गाजियाबाद जैसे बड़े शहर, मेरठ जैसे बड़े शहर, मुरादाबाद जैसे, अलीगढ़ जैसे बड़े शहर शामिल हैं। तो इन शहरों के आधार पर अगर आप आकलन करें तो राज्यों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक विषमता भी सीधे तौर पर दिखाई पड़ेगी। टैक्स कलेक्शन से लेकर एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी दिखाई पड़ेंगे कि पूर्वांचल जैसे राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं, यानी क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए होंगे, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ होगा, अवध और हरित प्रदेश का क्षेत्र अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में होगा। लेकिन ये सब कुछ तब है जब उत्तर प्रदेश एक बड़ी राजनीतिक शक्ति है। लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश की सत्ता में कौन बैठेगा और कितनी ताकत से बैठेगा। और वही उत्तर प्रदेश अगर 4 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा तो क्या वो देश की सत्ता चलाने वाला राज्य हो पाएगा या और भी पिछड़ता चला जाएगा? या फिर जो बात हम कह रहे थे कि छोटे राज्य विकास के बड़े अवसर, तो क्या इन छोटे राज्यों के विभाजन, यानी उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे राज्यों में विभाजन से विकास के अवसर बढ़ेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल इसके पीछे गणित क्या है? नरेंद्र मोदी गुजरात जैसे छोटे राज्य से आए हुए नेता शासन को लेकर एक सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। उनका मानना है कि छोटे राज्य ज्यादा उत्तरदायी होते हैं, प्रशासनिक रूप से चुस्त होते हैं और विकास की गति में तेज होते हैं। लेकिन यूपी के संदर्भ में यह राजनीतिक रणनीति भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि 2026 में होने वाले परिसीमन के दौर में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां लोकसभा की सीटों का पुनर्गठन होगा और यूपी की सीटें शायद 80 से बढ़कर 90 और 95 तक चले, यानी राजनीतिक असंतुलन और बढ़ सकता है। अगर बंटवारा नहीं हुआ तो यूपी के सांसद एक तरफा ताकतवर केंद्र होंगे, जिससे केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की भूमिका पीछे छूट सकती है। और शायद इसीलिए बीजेपी का नेतृत्व और बीजेपी के नीति नियंता ये मानते हैं कि अगर पुनर्गठन करना है तो अभी, यानी 2026 से पहले करना है। और अगर करना है तो उन चेहरों को जिनकी ताकत बढ़ती जा रही है उनको सीमित भी करना, जिनकी छाया केंद्र की राजनीति पर पड़ने लगी। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था तब भी उत्तर प्रदेश के आकार को लेकर चर्चा, लेकिन राजनीतिक समर्थन नहीं मिला। 1981 में चौधरी चरण सिंह ने हरित प्रदेश का सुझाव दिया और कहा कि लखनऊ की नौकरशाही पश्चिमी यूपी को नहीं समझती। 1996 और 98 के बीच बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए आंदोलन भी हुआ, लेकिन 2000 में सिर्फ उत्तराखंड अलग हुआ, बाकी हिस्से हाशिए पर चले, यानी उनकी मांग हाशिए पर चली। अब 2011 में मायावती सत्ता में थी और लगभग चुनाव की तरफ जा रही थी। उन्होंने राज्य को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में पास किया, लेकिन उसे केंद्र की यूपीए सरकार ने उसको नहीं भेजा गया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक नौटंकी कहा था। 2014 के बाद बीजेपी की सरकार में एक बार फिर से वो चर्चा चली। नीति आयोग ने छोटे राज्यों की वकालत की, पूर्वांचल के सांसदों ने राज्य की मांग उठाई, बुंदेलखंड विकास बोर्ड ने रिपोर्ट दी, लेकिन कोई विधायी प्रस्ताव नहीं है। अब 2026 में परिसीमन होने से पहले यह मुद्दा फिर से राजनीतिक मेज पर सज गया है। उत्तर प्रदेश का विभाजन अब महज प्रशासनिक बात नहीं है, ये सत्ता की दिशा तय करने वाली रणनीति बन चुका है। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता जो पूर्वांचल से उठकर आज राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन चुके हैं, वहीं अखिलेश यादव जो विपक्ष के सबसे मुखर नेता हैं और आज यूपी को 4 हिस्सों में अगर बांट दिया जाएगा तो ये दोनों नेता अपने अपने इलाकों तक सीमित रह सकते। केंद्र सरकार को ज्यादा अनुकूल नेतृत्व तैयार करने का अवसर मिल सकता है और यूपी की वह शक्ति जो कभी दिल्ली की सरकार गिराती और बनाती थी 4 हिस्सों में बिखर जाएगी। सवाल यह भी है कि क्या योगी अखिलेश को सीमित करने के लिए यूपी का नक्शा बदला जा रहा है? क्या यह जनता के विकास के लिए या सत्ता के संतुलन के लिए किया जा रहा है? आपकी राय क्या है? आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है और खासतौर पर इस तरह के मुद्दे पर जब राज्य के विभाजन की, जब राजनीतिक शक्तियों के पर कतरने की बात, जब बात सिद्धांतों से अलग हटकर राजनीतिक साजिश की हो, जनता की राय तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आप क्या सोचते हैं इस मामले में? आपकी राय हमें लगातार आप भेजते रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हमारे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।
ताकि उन रायों को भी हम, उन मुद्दों को भी, उन सुझावों को भी हम सामने रख सकें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए